हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स मग अप। तो आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं टॉपिक ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। आपको इस लेक्चर में इसके नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो काम करने को। तो हमारी जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स मींस हम mRNA से प्रोटीन बनाने वाले हैं इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, राइट। तो रिक्वायरमेंट्स में पहली क्या है, हमें mRNA चाहिए। अब उसी से तो प्रोटीन बनाना है तो mRNA तो चाहिए। देन tRNA चाहिए, राइट। देन हमको चाहिए राइबोसोम्स। तो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो हमें वो चाहिए। देन हमें अमाइनो एसिड चाहिए क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर ही बना होता है, तो अमाइनो एसिड्स तो चाहिए ही हमको। देन फैक्टर्स। अब यहाँ पर काम करने के लिए बहुत सारे सर्वेंट्स तो लगे नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएंगे, फैक्टर्स आएंगे काम करवाने के लिए। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन सबके अपने अपने फैक्टर्स हैं। इसके इनिशिएशन फैक्टर 1 2 3 4 5 6, ठीक, राइट, नॉट 4, ओनली 3 5 6। देन इलोंगेशन में आएगा इलोंगेशन फैक्टर TU, TS एंड G, राइट। देन टर्मिनेशन में आ जाएगा हमारा इलोंगेशन रिलीज फैक्टर 1 2 3, राइट। अब बारी आती है हमारे फर्स्ट स्टेप की, कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। इनिशिएशन से पहले हमें कुछ एक्टिवेट करने होंगे अमाइनो एसिड्स को, और tRNA को एक्टिवेट करना होगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड प्लस ATP, ठीक है, ये दोनों कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ये एक एंजाइम है। फिर वो बनाएगा एंजाइम प्लस AMP डॉट AA मीन्स हम शॉर्टकट में लिखा है मैंने, दैट इज़ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। अब क्या होगा, ये जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड हमारा ये जो है ये tRNA के साथ बाइंड करेगा और फिर जो tRNA को एक्टिवेट कर देगा, हमारा tRNA बन जाएगा tRNA CCA। ये जो इसकी आर्म पे कोडॉन्स होते हैं ना वो हैं OH और AA मीन्स अमाइनो एसिड। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे हमारी ये tRNA जो होता है यहाँ पर इसके कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं CCA। ठीक है, यहाँ पर आकर के अमाइनो एसिड अटैच हो जाता है आकर के। ठीक है, तो ये हमारा कैसा बन गया, चार्ज्ड tRNA बन गया। इस प्रोसेस को हम लोग चार्जिंग ऑफ tRNA भी कहते हैं। अब दूसरा हमारे पास आता है दैट इज इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन में क्या आता है वो देखते हैं। इनिशिएशन में क्या होता है, ठीक है, आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड tRNA। अब इनिशिएशन में क्या होगा, राइबोसोमल डिसोसिएशन होगा, टर्नरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होगा, देन फॉर्मेशन ऑफ 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होगा। ये चारों चीज़ें हम इनिशिएशन के अंडर स्टडी करेंगे। अब क्या होगा, हमें पता है 70S राइबोसोम होता है, वो कितनी सब यूनिट में ब्रेक डाउन होता है, 50S और 30S सब यूनिट में। ठीक है, और देन 50S किससे मिलकर बना होता है, 5S rRNA एंड देन 23S rRNA प्लस किससे प्लस 34 प्रोटीन्स होती हैं। इसमें क्या 30S यूनिट में क्या होता है, 16S rRNA देन 21 प्रोटीन्स से मिल करके ये बना होता है। तो ये हमने पढ़ा राइबोसोम का स्ट्रक्चर, वो कैसे ब्रेक डाउन होता है। हमें सिंपल सी बात इंट्रोड्यूस करानी थी कि ये 50S और 30S यूनिट से मिलकर बना होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा हमारी सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो हमेशा एक प्रॉपर यूनिट में नहीं रहते, वो हमेशा ब्रेक डाउन स्टेट में रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा ऐसे ही अलग अलग रहते हैं। वो साथ में तब आते हैं जब कोई प्रोसेस होती है, राइट। तो पहला प्रोसेस राइबोसोमल डिसोसिएशन इसलिए है IF6। अब यहाँ से हमारे इनिशिएशन फैक्टर आएंगे। ये क्या करता है, प्रिवेंट द एसोसिएशन ऑफ बोथ सब यूनिट्स। ठीक है, ये क्या करता है, दोनों सब यूनिट जो 30S और 50S मिलकर 70S बनाती हैं तो उनको 70S बनने से रोकता है, इन दोनों को अलग रखता है। ये इसका फंक्शन होता है। आपका फंक्शन भी पूछा जा सकता है। और
IF1 और IF3 ये दोनों 30S सब यूनिट से जाकर के अटैच हो जाते हैं। इसका काम क्या होता है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ प्री मैच्योर tRNA, ताकि यहाँ पर tRNA ना आ सके, ये इसका फंक्शन होता है। प्रिवेंट एसोसिएशन ऑफ लार्ज सब यूनिट टू स्मॉलर वन, ये क्या करता है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ प्री मैच्योर tRNA ना आ सके इस पर। और IF3 का काम होता है ताकि लार्ज सब यूनिट इसके ऊपर ना आ सके। IF6 का काम होता है ताकि ये इन दोनों का एसोसिएशन रोक सके। ठीक है, तो हमारा राइबोसोमल डिसोसिएशन कंप्लीट हो गया। अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत सिंपल है। जो हमारा चार्ज्ड tRNA था उसके साथ हमारा IF2 प्लस GTP, नॉट ATP, GTP आकर अटैच हो जाता है एंड फॉर्म टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की। अब इसमें ये होता है कि mRNA अटैच टू 30S राइबोसोमल यूनिट। ठीक है, जो हमारा राइबोसोम था 30S वाला पार्ट, ठीक है, उसमें IF1 IF3 पहले से अटैच थे। अब हमारा ये mRNA भी अटैच हो गया। दूसरा क्या अटैच हुआ? टर्नरी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो गेट अटैच टू इट एंड फॉर्म 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। पहले हमारी mRNA अटैच होता है, फिर टर्नरी कॉम्प्लेक्स आता है, ये इसका अमीनो एसिड है, और ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स IF2 और GTP से मिलकर बना था ना, तो ये IF2 यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि 30S सब यूनिट से mRNA और टर्नरी कॉम्प्लेक्स आकर के अटैच हो जाते हैं और हमारा क्या बना लेते हैं? 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब बारी आती है फॉर्मेशन ऑफ 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा? जो हमारा 30S था ना, उसमें आकर के हमारी 50S सब यूनिट अटैच हो जाती है, वो क्या बना लेती है? 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और 30S 50S एसोसिएशन बिकम इरिवर्सिबल आफ्टर इनिशियल रिमूवल ऑफ IF1 एंड IF3। अब यहाँ पर देखिए, जब IF3 का काम था कि वो इसके 50S सब यूनिट को अटैच होने से रोके, IF1 का काम था कि वो प्री मैच्योर tRNA को आने से रोके। अब ये सब तो अटैच हो चुका है, तो ये दोनों हट जाएंगे। लेटर IF2 ऑल्सो रिलीज आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ GTP। हाइड्रोलिसिस हो जाएगी GTP की, तो IF2 भी हमारा यहाँ से हट जाएगा, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 70S हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब क्या होगा कि जो हमारी राइबोसोम दोनों यूनिट अटैच हो गई, हमारे इस पर साइट्स प्रेजेंट होती हैं। पहली कौन सी होती है? ए साइट, जिसका नेम होता है अमीनो एसिड साइट। ठीक है, इनकमिंग tRNA अटैच टू ए साइट, जो नया tRNA आता है वो इस पे आता है। ठीक है, क्योंकि ये इधर पहले ही पढ़ रहा है। टी साइट पेप्टाइडल साइट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? जो हमारा tRNA होता है अटैच टू पी साइट। ठीक है, जो हमारे tRNA, जो पहला हमारा tRNA अमीनो एसिड के साथ आता है, वो अटैच होता है पी साइट पे। ई साइड एग्जिट साइड, यहाँ पर क्या होता है? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड डीएसाइलेटेड tRNA अटैच टू ई साइड। क्या होता है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ई साइड से जो हमारा tRNA यहाँ से आता है उसको बाहर की तरफ रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे डीएसाइलेशन की प्रोसेस हो जाती है। अब बात आती है, आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ होता कैसे है यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? ये सब पहचानते कैसे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है? तो हमारे अंदर ऐसी वैसी मैकेनिज्म थोड़ी ना है। हाउ डज 70S राइबोसोम रिकॉग्नाइज mRNA? अब जो राइबोसोम इस पर अटैच होता है आकर के, वो पहचानता है कैसे है कि मुझको यहीं पर आना है? वो ऐसे जानता है कि जैसे हमारा ये mRNA है, ये हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये हमारा इनिशिएशन कोडॉन है। ठीक है, गलती हो जाती है हमसे भी, तो कोडॉन है। इससे पहले 3 to 8 न्यूक्लियोटाइड का बीच में गैप रहता है, फिर हमारा ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज़ AGGAGGU, विच इज़ नोन एज साइन-डलगार्नो सीक्वेंस। अब ये क्या, जो हमारा सीक्वेंस होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, जैसे कि हम लोग बनाते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि ए के सामने कि अगर ऐसे है तो ए टी
टी जी जी ऐसे है, तो क्या होगा, यहाँ पर टी आएगा, यहाँ पर टी आएगा, यहाँ पर ए आएगा, इधर ए आएगा, इधर सी आएगा, सी। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री किसके होता है, 3 प्राइम एंड ऑफ द 16S rRNA, जो हमारा राइबोसोम होता है उसमें प्रेजेंट होता है ना हमारा 16S rRNA, उसका 3 प्राइम एंड के ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ये वाला जो सीक्वेंस, ठीक है। तो यहीं पर आकर के राइबोसोम अटैच हो जाता है, फिर प्रोसेस आगे बढ़ती चली जाती है। अब प्रोसेस बढ़ तो रही है आगे, अब बढ़ते बढ़ते आ गई है इलॉन्गेशन पे, ठीक है। इलॉन्गेशन में क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए टू ए साइट, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप करनी है और आगे का तो खुद ही आ जाना है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले से हमारा चार्ज टीआरएनए आ चुका था, ठीक है। यहाँ पर हमारा नया आ गया ए साइट पे, न्यू टीआरएनए अटैच टू ए साइट। फिर क्या हो गया कि इसका जो प्रोटीन था, ये देख रहे हैं ना, ये इस पर आकर अटैच हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये वाला बेचारा, इसका अमाइनो एसिड चला गया, अब ये चार्ज टीआरएनए नहीं रहा, ठीक है। ये इसका अमाइनो एसिड इस पे आकर लग गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ए साइट वाला है वो इधर आ गया, बेचारे के पास 2 आ गए हैं, तो पी साइट पे बड़े घर में आ गया, ठीक है। और जो हमारा ए साइट था वो बेचारा खाली हो गया, तो यहाँ पर फिर से टीआरएनए ऑफ पी साइट मूव टू ई साइट। अब ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा पुराना वाला था वो ई साइट पे आया, तभी तो ए वाला इधर आएगा। ए वाला जो ए साइड का था वो पी साइड पे आकर ए साइड खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो ई साइड वाला था वो उसको हटा दिया, क्योंकि वो डीएसाइलेटेड था, एसाइलेटेड नहीं था, चार्ज टीआरएनए नहीं रह गया था। और यहाँ पर न्यू टीआरएनए आ गया ए साइड पे, और डीएसाइलेट टीआरएनए लीव ई साइड एंड प्रोसेस गोज ऑन टिल स्टॉप कोडॉन। और जब तक प्रोसेस नहीं हो जाएगी, पूरी टर्मिनेशन पॉइंट नहीं आ जाएगा, तब तक ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी साइकिल की तरह, ठीक है। क्या आपको साइकिल चलाना आता है? अगर आता है तो आगे देखते रहिए। अब बात आती है टर्मिनेशन की। अब टर्मिनेशन मतलब प्रोसेस वक्त ख़त्म ही होने वाला है। रिक्वायरमेंट्स में क्या चाहिए, स्टॉप कोडॉन चाहिए हमें, UAG UAA UGA, ठीक है। उगा, ठीक है। इसको लर्न करने का ये ट्रिक है, और इसका नेम होता है एम्बर कोडॉन, इसका नेम होता है ऑक्रे कोडॉन, इसका नेम होता है ओपल कोडॉन, राइट। अब हमारा ये स्ट्रक्चर है। अब क्या हमारे रिलीज फैक्टर आएंगे, याद करिए मैंने आपको बताया था। तो जो रिलीज फैक्टर है उसका सेम स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए जैसा, वो यहाँ पर आकर के बाइंड हो जाता है। सेम स्ट्रक्चर एज टीआरएनए, हैंस इट बाइंड एट ए साइड, तो ए साइड पे आके बाइंड हो जाता है। बट ये टीआरएनए नहीं होता है, रिलीज फैक्टर होता है। फिर क्या होता है कि ये कुछ करता है जिसकी वजह से यहाँ से ये जो चेन होती है वो रिलीज होकर के बाहर चली जाती है। तो RF1 एंड RF2 एक्टिवेट्स राइबोसोम एंड हाइड्रोलाइज बॉन्ड बिटवीन टीआरएनए एंड पॉलीपेप्टाइड स्प्लिटिंग ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो RF1 और RF2 होते हैं हमारे रिलीज फैक्टर 1 और 2, यहाँ पर इनके बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देते हैं। टीआरएनए और पेप्टाइड इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, जिससे कि स्प्लिटिंग ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। RF3 stimulate release of RF1 and RF2 from ribosome with hydrolysis of GTP। और फिर उसके बाद RF3 का क्या काम होता है, जब ये सारा काम हो जाता है तो RF1 और RF2 को यहाँ से रिलीज़ करवाता है और विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ GTP, ठीक है। और ये रिलीज़ हो जाता है और यहीं से प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, ये चेन बाहर निकल जाती है और जहाँ पर भी हमारा टारगेट एरिया होता है वहाँ पर प्रोटीन को पहुंचा दिया जाता है। ये हमारा प्रोटीन टारगेटिंग के अंदर आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।